नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस शिक्षा सेतु के दूसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण पर। यह कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अध्याय 2 का ये पाठ है और ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। और ये बहुत आसान पाठ भी है अगर देखा जाए। और अम्ल, क्षारक और लवण के कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं और ढंग से इसको करते हैं, इसमें आपको बेसिक चीजें जाननी है कि अम्ल क्षार के क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी पहचान क्या होती है। ये सब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को समझ लें, कैसे क्या है, कैसे ये काम करता है और इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या खूबियां हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि दिया गया जो विलयन है वो अम्ल है, क्षार है या लवण है। इसको समझते हैं और देखते हैं कि यूपी बोर्ड किस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें परीक्षा में किस तरह के इसके चीजें पूछी जाती हैं, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, और इसको समझना भी बहुत आसान है। तो पहले समझते हैं अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है। इसका एक परिचय बहुत ही बेसिक चीज में समझ लें कि अगर हम बहुत ही करें कि अम्ल क्या है, तो अम्ल को साधारण बात में हम लोग कह सकते हैं खट्टा। जो भी खट्टा है, लगभग साधारण अर्थ में कह सकते हैं जो खट्टा है वो क्या है, अम्ल है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। और जितनी भी चीजें खट्टी होती हैं, मैक्सिमम में ये अम्ल पाया जाता है, लेकिन सिर्फ स्वाद की बेस पे नहीं। हम इसको जो महत्वपूर्ण और भी पहचाने कैसे करते हैं। देखिए, अम्ल जो होता है, अगर अम्ल का विलयन है हमारे पास, किसी गिलास में अम्ल का विलयन रखा हुआ है और कोई बिना कोई चीज, हर किसी चीज को चखना या स्वाद लेना अच्छा भी नहीं है, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। उसकी पहचान हम कर सकते हैं लिटमस से। लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस को ये लाल कर देता है। एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि नीले लिटमस को लाल कर देने वाला विलयन क्या होता है, तो वो एसिड होता है, अम्ल होता है। दूसरा है कि अम्ल का जब हम जलीय विलयन बनाते हैं, अम्ल को अगर जल में डालते हैं तो H प्लस आयन देता है, उसमें से H प्लस आयन रिलीज होता है। ये दूसरी पहचान है। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। प्रबल अम्ल में HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल जो बहुत नुकसानदेह नहीं होते हैं, वो CH3COH और लैक्टिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल में आते हैं। तो अम्ल का सीधे सी बात हम कहें तो जो खट्टा हो स्वाद में, नीले लिटमस को लाल कर देता हो और अम्लीय विलयन में H प्लस आयन देता हो, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में हम लोग देख लेते हैं नींबू, संतरा, है ना, जैसे आपका दही हो गया, ये सब क्या है, ये अम्ल में आते हैं। ये अम्ल के हो गए। अब आते हैं क्षारक क्या होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, जो स्वाद में थोड़ा डिफरेंट, स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को ये नीला कर देते हैं। अगर लाल लिटमस लेते हैं, लाल कलर का लिटमस पेपर होता है, उसे अगर हम लोग किसी विलयन में डालते हैं और वो नीला हो जाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे वो क्षारक है, उसे बेस कहते हैं। इसका जलीय विलयन जो होता है वो OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन देने वाला विलयन जो होता है, अ, ये क्षारक का होता है, क्षारक का ही क्वालिटी। स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जल ये विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। परबल क्षारक जो होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, पोटेशियम हाइड्राइड KOH होता है, तो कैल्शियम हाइड्राइड COH2 होता है। दुर्बल अम्ल में NH4OH होता है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार में हम, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल क्षार में अंतर बताइए, तो आप अंतर बनाने के लिए बीच में से डिवाइड करके इधर एक तरफ अम्ल भी लिख दीजिएगा और अम्ल लिख के, और एक तरफ क्षार लिख के, दोनों के जो पॉइंट्स हैं इसको बहुत आसान भाषा में लिख दीजिए। अम्ल क्षार में अंतर आ जाएगा। अम्ल क्षार में अंतर पूछता है, सीधे पूछ लेता है अम्ल किसे कहते हैं, तो जो इसकी रासायनिक भाषा में समझिएगा, H प्लस आयन देता है तो वो अम्ल होता है, OH माइनस आयन देता है तो क्षार देता है। नीला लिटमस लाल कर दे अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कर दे क्षार। ठीक, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिएगा। देखिए, अगर क्षारक जो होता है, क्षारक का जो जल में घुलता है, तो
जो है कोई क्षारक, कोई भी बेस जो होता है क्षारक होता है, उस क्षारक को अगर जल में घोलते हैं और जल में घुल जाता है, तो ऐसे क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक। तो क्षारक और क्षार में बहुत कभी कभी पूछ लेते हैं क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। देखिए सारे क्षारक जो होते हैं, सारे क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जल में नहीं घुलते, उन्हें क्षार नहीं कहते हैं। ठीक। ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है, इसको भी ध्यान रखिए। अब आता है सूचक। कैसे, कौन से सूचक होते हैं, कौन सूचना देता है कि ये अम्ल है क्षार है। जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं, जो जलीय विलयन में ये बताते हो कि भैया ये अम्ल है, ये क्षार है, वो अपने रंग को बदल के, वो अपने स्वाद को बदल के, है ना, कैसे भी तरीके से अगर कुछ परिवर्तन कर देते हैं और पहचान करा दें कि अम्ल है या क्षार है, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे विलयन को, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। सूचक माने कि ऐसे पदार्थ या ऐसे विलयन या ऐसे रसायन जो किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन या OH माइनस आयन के आधार पर अपने कुछ रंगों में, अपने गंध में बदलाव करके हमें ये बता दें कि दिया गया विलयन अम्ल है या क्षार है, तो उसे सूचक कहते हैं। सूचक को हम लोग ऐसे प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, जैसे लिटमस, अभी बात की लिटमस पेपर। लिटमस जो होता है वो, लिटमस पेपर बनता है जो लाइकेन होता है, कवक और शैवाल से मिलकर एक लाइकेन बनता है, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस पेपर लाल कलर का भी होता है, नीले का भी होता है, एक बैगनी रंग का भी होता है, जो बताता है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी कभी आपने देखा होगा कि जो हल्दी होता है, हल्दी उस पे लग जाता है तो सर्फ वगैरह जब उस पे लगाते हैं उसका रंग थोड़ा बदल जाता है, फिर उसको साफ भी कर देता है। तो हल्दी भी सूचना देता है कि हाँ, हल्दी अगर किसी अम्ल में डाला जाए तो रंग बदलता है। लाल गोभी भी सूचक की तरह काम आता है। चाइना रोज होता है, ये भी सूचक की तरह काम करता है। कुछ संश्लेषित यानी कि प्रयोगशाला में बनाए गए सूचक होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन। ये सूचक होते हैं, ये रंगों को बदल के अपने सूचना देते हैं कि दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है। ठीक। और कुछ गंधीय सूचक होते हैं, गंधीय सूचक जिसका गंध बदल जाता है, जैसे प्याज, प्याज हो गया, लौंग हो गया, वेनिला हो गया, ये अपने गंध को बदल के हमें सूचना देते हैं कि दिया गया जो पदार्थ है अम्ल है कि क्षार है। और एक सार्वत्रिक सूचक होता है जो अनेकों सूचकों का मिश्रण होता है, और वो अम्ल क्षार की प्रबलता को भी बताता है कि कितना ज्यादा प्रबल अम्ल है, कितना ज्यादा, रंग के आधार पर। रंग उसके सार्वत्रिक सूचक में रंग उसका अलग अलग होता है, और उससे पता चलता है कि दिया गया विलयन अम्ल है कि क्षार है। देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं सूचक, और सूचक में, सूचक को जब हम अम्ल के साथ मिलाते हैं और अम्ल पे या क्षार पे क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए लिटमस का पहले बता चुके हैं। लिटमस पेपर को, अगर लिटमस पेपर है हमारे पास, नीले लिटमस को हम लोग अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। तो लिटमस पेपर अगर लाल हो गया तो वो क्या बताएगा कि दिया गया विलयन जो है वो आ, अम्ल है। अगर लिटमस पेपर नीला हो गया तो बताएगा कि क्षार के साथ नीला हो जाता है। हल्दी क्या करता है, हल्दी अम्ल में कोई बदलाव नहीं करता, अम्ल जब पड़ता है तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन क्षार जब आता है तो थोड़ा लाल भूरा हो जाता है। आपने देखा होगा सर्फ को जब हल्दी के दाग पे लगाते हैं तो उस हल्दी का रंग थोड़ा सा लाल भूरा हो जाता है। तो वो हल्दी क्या हल्दी से हल्दी क्षार लगते ही उसका रंग, तो क्षार के साथ रंग का बदलाव करता है, अम्ल के साथ बदलाव नहीं करता। पत्ता गोभी का रस जो होता है, लाल पत्ता गोभी आता है, लाल पत्ते गोभी का रस ले लीजिए, तो अम्ल के साथ मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, और क्षार के साथ मिलाएंगे तो हरा हो जाएगा। ये पत्ता गोभी भी क्या करता है, एक प्रकार का सूचक है और बदलाव करता है। फिनाप्थेलिन क्या करेगा, फिनाप्थेलिन को जब हम अम्ल के साथ मिलाते हैं तो रंगहीन होता है, लेकिन फिनाप्थेलिन को अगर क्षार के साथ मिलाते हैं तो गुलाबी होता है। मेथिल ऑरेंज को अम्ल के साथ में लाल रंग देता है और क्षार के साथ में पीला रंग देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ये मेथिल ऑरेंज वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है। पूछता है कि मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ कैसा रंग देता है, रंग में क्या परिवर्तन करता है। तो मेथिल ऑरेंज क्या करता है, अम्ल को लाल कर देगा। क्षार के साथ क्या करता है, पीला कर देता है। ऐसे ही लिटमस वाला ध्यान रखिएगा, ये लिटमस और मेथिल ऑरेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्याज का रस अगर अम्ल के साथ है तो तीखा गंध रहेगा, लेकिन क्षार के, अगर तीखा रंग, लेकिन अगर क्षार के साथ मिला दे कोई गंध नहीं। यानी जब कभी देखिए हाथ में प्याज वगैरह आपके लग जाए तो आप क्या करें, हाँ धुल लेते हैं तो गंध खत्म हो जाती है। ऐसे ही आप मंजन वगैरह मुंह में गंध आ रही हो प्याज की, तो आप
मंजन कर लेते हैं तो मंजन क्षारीय होता है, क्षारीय होते ही कोई गंध नहीं देता है, गंध को खत्म कर देता है। और अम्ल के साथ में तीखा गंध बना रहता है। वेनिला में कोई गंध नहीं, जैसे गंध रहता है वैसे ही रहता है। और जब हम क्षार के साथ मिलाते हैं तो कोई गंध नहीं देता है, गंध को कम कर देता है। तो इस प्रकार से जो है ये हम सूचक का रंग परिवर्तन और कैसे गंध में परिवर्तन होता है ये देखते हैं। अब आता है कि जो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं, तो अम्ल और क्षार को जब हम क्रिया कराते हैं विभिन्न चीजों से तो क्या हमें मिलता है। तो देखिए एक एक पहला चीज हम समझेंगे कि धातु के साथ, तो किसी धातु के साथ में अम्ल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। किसी धातु के साथ अम्ल की क्रिया करते हैं, ऐसे ही किसी भी धातु के साथ में हम क्षारक की क्रिया कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो पहला जो चीज है हम पढ़ने वाले हैं वो है अम्ल के साथ में धातु का क्रिया। तो जब देखिए वो ऐसे ही पूछता है क्या होता है जब किसी अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराते हैं, है ना, ऐसे पूछ लेता है। अम्ल के साथ में जब धातु की क्रिया कराएंगे तो हमें धातु लवण मिलेगा। क्या मिलेगा? धातु लवण। जो धातु की क्रिया कराए उसका लवण प्राप्त होता है और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्षारक की क्रिया जब किसी धातु के साथ होती है तो धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यही हाइड्रोजन गैस जो बनती है अगर हम किसी परख नली में, इस परख नली है, इस परख नली में हम यहाँ पे थोड़ा सा धातु डालें और धातु डालने के बाद उसमें थोड़ा सा अम्ल मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैस निकलती है। तो ये गैस जो निकलती है, इस गैस जो होती है हाइड्रोजन गैस होती है। और हाइड्रोजन गैस की पुष्टि कैसे करेंगे? इसके पास हम कोई मोमबत्ती लाएं तो ये पॉप 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 करके जो होता है ये इसमें जलता है, मोमबत्ती जलने लगती, पट पट करके आवाज की जलती है। इसी को हम लोग कहते हैं पॉप गैस, पॉप गैस बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? पॉप गैस। तो ये जो पॉप गैस होती है वो हाइड्रोजन की पुष्टि के लिए बहुत ही जरूरी होती है। हाइड्रोजन गैस ही है तो हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है और जब ये मोमबत्ती इसके पास ले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ में जलती है। तो ये अम्ल या क्षार किसी के साथ भी धातु की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु लवण और हाइड्रोजन गैस। दूसरा पॉइंट है अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट की क्रिया। अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट, देखो धातु कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? धातु और कार्बोनेट का एक लवण होते हैं। अम्ल के साथ में ये अम्ल अम्ल है HCl, इसके साथ में धातु Na2CO3, इसकी जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ बन जाता है लवण। क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। जो धातु कार्बोनेट है वो धातु उसमें से आके उसमें से जो अम्ल है अम्ल के किसी तत्व के साथ में क्रिया कर लेगा और बना देगा लवण। साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। H2O, हाइड्रोजन नहीं सॉरी, ये जल बनाएगा। तो यहाँ पे अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया से लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। पॉइंट ध्यान करिएगा, जब धातु के साथ क्रिया होती है, ऊपर अभी जो पढ़े, धातु के साथ जब क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन के लिए तो था कि पॉप वाला टेस्ट करते हैं, मोमबत्ती लागते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस जो निकल रही वो है। कोई कहे कि नहीं भाई कैसे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड है, चलो ठीक है, उसके लिए हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो वो गैस निकल रही है कोई ऐसा सेटअप हम बनाए, जैसे मान लीजिए इस परख नली में हमने टेस्ट किया, वही टेस्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे हमने धातु कार्बोनेट मिलाया और अम्ल मिलाया। ठीक है, तो यहाँ जो गैस निकलेगी इस गैस को हम कैसे करके यहाँ कार्क लगा दे, कार्क ढक्कन लगा के इसमें पाइप लगा के, और पाइप से जो गैस निकलेगी उस गैस को हम किसमें पास करें? हम बुझे चूने में पास करें। जो चूने का पानी होता है, चूने के पानी में पास करें। चूने के पानी में चूने का जो पानी होता है वो थोड़ा सा हल्का सा मटमैला टाइप में होगा, थोड़ा सा चूना जब भी आप चूने को पानी मिला दीजिए और जब चूना नीचे बैठ जाए उस चूने के पानी को क्या करें, किसी कटोरी में या किसी कांच के बर्तन में ले लें और जो है उसको क्या करें, जो गैस निकला है, जो आप धातु कार्बोनेट और अम्ल का जो मिश्रण मिलाए हैं, आपने किया है, उससे रिएक्शन कराने के बाद उसमें जो गैस निकले उस गैस को ऐसे उसमें पास कराइए। और जब उसमें पास कराएंगे तो ये जो पानी था चूने का वो कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूधिया। लाइम वाटर, यानी कि जो
ये जो आप ये आपने चूने का पानी था, वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। और चूने के पानी को जो दूधिया कर देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। एक टेस्ट आपको आपने पढ़ा होगा कि अगर मुंह से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सिद्ध करना हो तो क्या करते हैं, चूने के पानी में हम किसी पाइप से, जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उससे फूकें, तो मुंह से जो फूकेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जब फूकते जाएंगे तो चूने का पानी जो होगा बिल्कुल दूधिया हो जाएगा, दूध की तरह सफेद हो जाएगा। तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड पता चल जाता है। तो धातु कार्बोनेट और अम्ल की क्रिया, धातु कार्बन अम्ल की क्रिया क्या बनाती है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया। अगर अम्ल और क्षार को आपस में मिला दें, अम्ल और क्षार को मिला दें, अब अम्ल को लिया और क्षार को लिया, इन दोनों को मिला दिया, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण बन जाता है और जल बन जाता है। यानी कि लवण, लवण साल्ट बन गया और जल बन गया। इस ऐसे मामले में लवण बनता है और जल बनता है, कोई और गैस नहीं निकलती। इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सीधे पूछ लेता है, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। जो हम लोग खाने वाला नमक होता है NaCl, वो बनने की प्रक्रिया ये होती है, क्षार में आके अम्ल मिलता है और मिलने से क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, नमक बन जाता है और जल बन जाता है। ठीक है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। ठीक। अब आता है कि भाई ऐसे भी हो सकता है कि परबल अम्ल को हमने परबल क्षार के मिलाया, तो परबल अम्ल मिलाएंगे, परबल क्षार मिलाएंगे तो उदासीनीकरण लवण बनेगा। जो लवण मिलेगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा, उसमें कोई अम्लता होगी ना ही क्षारता होगी। लेकिन अगर परबल अम्ल तो दुर्बल क्षार मिला देंगे तो वो जो लवण मिलेगा वो अम्लीय लवण होगा, उसमें अम्ल का प्रभाव होगा। और दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षार मिला देंगे, क्षार प्रबल हो जाएगा, तो लवण जो प्राप्त होगा वो थोड़ा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक मिलाएंगे, उदासीन हो जाएगा, उदासीनीकरण कहलाएगा। प्रबल उसमें लवण जो मिलेगा वो बिल्कुल उदासीन होगा। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलाएंगे तो अम्लीय लवण। इस प्रकार से दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक क्षारीय लवण को हमको देता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। अब अगर अगला पॉइंट आता है कि अगर धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ मिला दें या क्षार के साथ मिला दें। धात्विक ऑक्साइड मतलब एक धातु हो और ऑक्सीजन हो। धातु और ऑक्सीजन का जो यौगिक होता है वो धात्विक ऑक्साइड कहलाता है। धात्विक ऑक्साइड का क्रिया हम लोग अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो वो उस समय क्या बनता है, हमारे पास धातु लवण बनता है और जल बनता है। धातु लवण और जल, तो ये धातु लवण CaCl2 धातु लवण हो गया और जल बन गया। ऐसे अधात्विक ऑक्साइड कोई है और उसमें क्षार मिला दिए, अधात्विक ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अधातु है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ हमने क्षार मिला दिया, तो क्या बन जाता है उसमें जो धात्विक कार्बोनेट बन जाता है और जल बन जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एक अम्ल और क्षार के साथ में विभिन्न क्रियाएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, पीएच स्केल पर। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल माने होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो किसी विलयन में, मान लीजिए कोई विलयन है, उस विलयन में कितनी हाइड्रोजन की प्रबलता है, हाइड्रोजन की प्रबलता कितनी है। मान लीजिए एक विलयन है, इस विलयन में इस विलयन में जो विलयन में H प्लस आयन है, H प्लस आयन कितना है, H प्लस आयन बहुत ज्यादा है कि कम है कि मध्यम है या है ही नहीं। तो H प्लस आयन की मात्रा कितनी है, इसको हम लोग जब देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। जैसे जैसे H प्लस आयन बढ़ता जाता है, हम मैं कहते हैं कि वो अम्लता उसकी बढ़ती जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं OH माइनस आयन की कितनी प्रबलता है। OH माइनस आयन जितना बढ़ता जाता है, वो कहेंगे कि क्षारता बढ़ती जाएगी, क्षार प्रबल होता जाएगा। अब देखिए, जैसे हम मान लेते हैं बीच में, हम ऐसे एक एक लेते हैं जिसे ये बना हुआ है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आसान से समझाता हूँ। ये एक 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 स्केल है, स्केल का मध्य पॉइंट ले लेते हैं। मध्य में आप इधर बढ़ेंगे, इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। H प्लस आयन ज्यादा है, H प्लस आयन की सांद्रता यानी विलयन में H प्लस आयन की अधिकता है, तो हम कहेंगे ये अम्लता, यानी इधर साइड में अम्लता, यानी कि इसको हम नंबरिंग बाद में कर दें। और ऐसे ही इधर बढ़ते जाएंगे, OH माइनस आयन बढ़ता जाता है तो कहेंगे कि भैया क्षारता की प्रबलता होती जाती है।
तो और बीच में मध्य में रख देते हैं। तो एक इसको नंबरिंग कर दिया, बीच वाले को 7 कर दिया है, 7 कर दिया है। और इधर हमने इधर घटाते हुए इधर यहाँ जीरो शुरू करते हैं, जीरो। और ऐसे ही एक, दो, है ना, एक, दो, तीन, ऐसे करते करते 7 तक, चार, पाँच, छः, है ना, चार, पाँच, छः, ऐसे कर देंगे। इधर 7 के बाद 8, इधर जाके 14 तक चलेगा। ठीक है, थोड़ा पेन अभी लिखने के लिए नहीं, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो माउस लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जीरो से शुरू होता है। जीरो अगर है पीएच वैल्यू किसी की, तो कहेंगे बहुत ही H प्लस आयन की बहुत ज्यादा सांद्रता है। और H प्लस आयन की बहुत अधिक सांद्रता मतलब बहुत प्रबल अम्ल। और ऐसे ही जब हम जीरो से 7 की तरफ बढ़ेंगे, 7 पे आते ही H प्लस आयन यहाँ पे जीरो हो जाता है, H प्लस आयन यहाँ खत्म हो जाता है। और OH आयन माइनस यहाँ से शुरू होता है आगे से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो पहला प्रश्न, पहला पॉइंट तो ये कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है, तो वो क्या होगा, विलयन क्या होगा। तो किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है, तो कहा जाएगा कि भाई विलयन क्या है, विलयन उदासीन है। उदासीन का मतलब ना ही उसमें अम्ल है और ना ही उसमें क्षार है। और ऐसी चीज क्या होती है जिसमें अम्ल क्षार नहीं होता, तो आप डेली पीते हैं उसको, क्या है वो, जल है। तो जल का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर में बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, एक नंबर का फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड का। तो जल का पीएच मान 7 होता है। और जैसे ही 7 से ज्यादा होता जाएगा, 7.1, 2, 3, 4 या 8 या 9, 10, 11, 12, तो क्या हो जाएगा, वो क्षारक होता जाएगा। और क्षारक होते होते 14 तक क्या जाएगा, प्रबल क्षारक हो जाएगा। तो अगर किसी का पीएच मान 14 तो प्रबल क्षारक, किसी का पीएच मान 0 तो प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, बीच में जैसे जैसे 14 से कम होते जाओगे, 7 से पहले 14 से बीच में, ये सब तो यहाँ पे अब प्रबलता कम होती जाती है, तो हम कहेंगे दुर्बल क्षारक। और थोड़ा प्रबल, थोड़ा प्रबल, थोड़ा प्रबल और प्रबल, ऐसे करके इधर चलते जाएंगे, दुर्बल अम्ल, कम दुर्बल, कम दुर्बल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। इस प्रकार से देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे HCl है। HCl का पीएच मान जो होता है वो 0 होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, प्रबल अम्ल होता है। H2SO4 प्रबल अम्ल होता है। ये सब बड़े भयंकर अम्ल हैं, बहुत खतरनाक अम्ल होते हैं, इनसे हमें दूरी, वो काम करते समय, प्रयोगशाला में यूज करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया या HCl हो गया, तो इसका पीएच मान 0 तक होता है, और ये कट वो थोड़ा सा सख्त अम्ल होते हैं, बहुत प्रबल अम्ल होते हैं। और कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया या CH3COH हो गया, ये अम्ल ऐसे हैं जो कम होते हैं, मतलब हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होते, इनको हम लोग छू भी लेंगे ज्यादा नहीं, तो ये वीक एसिड होते हैं। ठीक, लेकिन हम इसका पीएच मान जो होता है वो थोड़ा सा 4, 5, 6, 4 से ऊपर जाएंगे तो दुर्बल अम्ल हो जाता है। ऐसे ही दुर्बल क्षारक में NaHO4 है, तो इसका पीएच मान 10 है, 10 तक का जाएंगे तो दुर्बल है, 10 से ऊपर बढ़ेंगे, 14 तक पहुंचेंगे तो प्रबल होता है, जैसे NaOH या KOH होता है, ये प्रबल होता है। और यहाँ देखो सावधानी के लिए कहा भी गया है, हमेशा अम्ल को जल में मिलाएं। देखिए हम जब भी कभी प्रैक्टिकल करेंगे, तो जैसे जल है, ये जल है, अगर ये इसमें है तो इसमें पहले क्या लेंगे, इसको जल लेंगे, जल में हम धीरे धीरे अम्ल मिलाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले उठा के यहाँ पे एसिड ले लिया, और एसिड लेने के बाद, अम्ल लेने के बाद उसमें जल मिला रहे हैं। तो बड़ी तेजी से, जैसे ही किसी एसिड में हम जल मिलाएंगे, बहुत तेजी से H प्लस आयन रिलीज होंगे, और इतनी तेजी से होगा, हो सकता है वो बर्तन टूट जाए, इतनी तेज उसमें एनर्जी डेवलप होगी कि आपका हाथ जल सकता है, आप जोखिम उठा सकते हैं। इसलिए कभी भी हमको प्रैक्टिकल करते समय अम्ल को जल में मिलाना है, अम्ल को जल में मिलाना है, जल में अम्ल नहीं मिलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जल है, जल हमारे पास होगा, जल में अम्ल को मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अम्ल ले लें फिर उसमें जल मिलाएं, अम्ल ज्यादा होगा, जल डालेंगे धीरे धीरे, तो बहुत तेजी से एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर हम जल ले लेंगे, तो जल पहले से डाइल्यूट है, उसमें धीरे धीरे अम्ल मिलाएंगे, धीरे धीरे वो डाइल्यूट उससे कम होती जाएगी। तो आप टेस्ट कर सकते हैं, इसका ध्यान में रखना है। और ये देखिए पीएच मान जो होता है, पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन, पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये पीएच का आपका पैमाना हो गया। देखिए पीएच केवल विज्ञान की किताब तक ही नहीं, आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए आपके शरीर में रक्त जो होता है, रक्त का जो पीएच मान होता है, या तो 7 से और 7.8 के बीच में होना चाहिए। 7 से कम हो गया तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय तो होना ही नहीं चाहिए। क्षारकीय में भी 7.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपके शरीर में एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, अपच हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो शरीर का पीएच मान, आपके ब्लड का पीएच मान 7.0 से 7.8 के होना चाहिए।
देखिए, जो बरसात होती है, जब वातावरण में प्रदूषण बहुत होता है, तो बरसात जब होती है और बरसात में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड होता है, तो पीएच मान उसका कम हो जाता है। अगर पीएच मान 5.6 से कम हो गया, तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसको ध्यान में रखिए, अम्लीय वर्षा पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वातावरण में प्रदूषण है, बहुत ज्यादा है, आसपास इंडस्ट्री होती है, तो क्या होता है कि बरसात जब होती है तो जो एसिड, जो वायुमंडल में जहरीली गैसें हैं या हैं, उससे क्रिया करके हम एसिड बन जाता है। एसिड बनने के बाद वो जो बरसात होती है, तो वर्षा का जो जल होगा, वो वर्षा का जल के पानी की बूंदें जो होंगी, वो पानी की बूंदों में क्या होता है, एसिडिटी ज्यादा है। अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम हो गया, तो कहा जाएगा कि भैया वो अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा इस तरह समझिए कि अम्लता ज्यादा होगी। अब वो अम्लीय वर्षा, जो अम्ल वाला पानी है, वो आपके खेतों में जाएगा, आपके तालाब में जाएगा, नदियों में जाएगा। तो वो जल, उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं या बड़े जीव होते हैं, तालाब में मछलियां होती हैं, मेढक होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको मार सकता है। ठीक। और आपके खेतों में जाएगा तो आपके पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अम्लीय वर्षा खतरनाक होती है। अम्ल की अधिक मात्रा अम्लीय वर्षा का कारक बनती है। इसलिए वायुमंडल में प्रदूषण को भी सीमित करना चाहिए। पराली नहीं जलाना चाहिए, हमें फालतू में कूड़े नहीं जलाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि वायुमंडल को सुरक्षित रखें, पेड़ पौधे लगाइए। ठीक। अब आता है खेत में मिट्टी का। खेत में जो आप खेती करते हैं, अगर खेत की मिट्टी का पीएच जो होना चाहिए, वो अम्ल और क्षार जो होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। यानी कि उदासीनता होनी चाहिए, ज्यादा अम्लीय नहीं, ज्यादा क्षारीय नहीं। मिट्टी के, आप अपने खेत की मिट्टी का पीएच जो है, जांचिए। अगर वो 7 है तो 7 के करीब है, 7 तक है तो ठीक है। 7 से बहुत कम है, 6 5 ऐसे चला गया तो अम्लीय हो गया। उस केस में आपकी मिट्टी को अम्लता ज्यादा है, आपको क्षारीय बनाना पड़ेगा। उस केस में आपको चूना डालना पड़ सकता है, चूना डालिए। ठीक है। और अगर कहीं आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर हो गया, 8 हो गया है, 7.5 हो गया, 8.5 हो गया है, तो यानी उसको आपको उसमें थोड़ा अम्ल मिलाना है। अम्ल का मतलब कुछ गोबर की खाद मिलानी है। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, सीधे गोबर की खाद ही मिलाते जाते हैं, हम ये चेक ही नहीं करते कि पीएच कितना है। मिट्टी का पीएच मान जो है, मिट्टी का पीएच मान के आधार पर ही काम करना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान जैसा हो, उस हिसाब से काम करना चाहिए। चूना मिलाना है या गोबर की खाद मिलानी है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप उसकी जांच करेंगे, उस अनुसार उस पे काम करेंगे। ठीक। अब आता है दूसरा, दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांत का खराब होना। पिछले वीडियो में मैंने शायद डिस्कस किया या नहीं किया है, चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। दंत क्षय मतलब दांत का खराब होना। देखिए, हमारे मुंह का जो पीएच होता है, वो नॉर्मली जो होता है, वो 5 से ऊपर होता है। ठीक। अगर जैसे हम खाते हैं, खाना पीना खाते हैं और मीठा खाते हैं, जो भी खाते हैं दिन भर, तो धीरे धीरे हमारे मुंह पे वो खाने वाली चीजें जमा होती है और कुछ बैक्टीरिया का प्रभाव शुरू होता है, और वो हमारे दांतों पे क्या करते हैं, अम्ल को बनाना शुरू कर देते हैं। अम्ल बनाते हैं, अगर हमने ध्यान नहीं रखा, ब्रश नहीं किया या लापरवाही की, तो ये जो मुंह का पीएच होता है, वो अगर 5 से नीचे हो गया, 5.5 से अगर कम हो गया, तो अम्लता शुरू हो जाएगी। और आप जानते हैं, हमारा दांत जो होता है, दांत का जो इनेमल है, वो बना होता है कैल्शियम का। तो जो ये दांत है, दांत बना है कैल्शियम का, ये हो गया क्षारीय, ये क्षारीय हो गया। और आपने ध्यान नहीं रखा, और मुंह का जो पीएच मान है, वो हो गया 5.5, यानी कि 5.5 से नीचे। अब ये जो क्षारीय है, वो अम्ल के साथ मिलकर क्या करेगा, उदासीनीकरण करेगा। उदासीनीकरण में जल और लवण बनता है, और आपका दांत खराब होना, पतला होना, उस पे से क्षय होना शुरू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्षय। और अगर ये शुरू होते होते आपने ध्यान नहीं रखा, ध्यान में आपको ध्यान में नहीं रहा, और धीरे धीरे दांत आपके कमजोर होते गए, तो दांत के नीचे ऊपर जो इनेमल होता है, ऊपर तो कैल्शियम होता है, और दांत के ऊपर इनेमल के नीचे जब और परत में जाएंगे, तो अंदर होते हैं उसके दांत के अंदर के पल्प्स होते हैं, और वहां तक पहुंच जाएगा तो दांत में पानी लगना, दर्द होना, ये शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह मंजन करते हैं। शाम को भी मंजन करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो मंजन में क्या होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय मंजन क्या करता है, इसकी अम्लता को कम कर देता है। डेली हमको मंजन करना चाहिए। तो ये तंत्र क्षय हो गया।
अब आता है कीट का डंक मारना। आपने देखा होगा बहुत से कीट आपको डंक मार देते हैं, आपको दर्द होता है। जो कीट जो डंक मारते हैं, कीट भगवान ने उनको सुरक्षा के लिए क्या दे रखा है? डंक दे रखा है। हम लोग के पास सुरक्षा के लिए हाथ है, ठीक है, हथियार है। लेकिन छोटे छोटे जीव हैं, मधुमक्खी है, बर्रा है, इनको भगवान, इनके पास तो बंदूक है नहीं कि अपनी सुरक्षा कर लें। आप गए उनके जो छत्ते में डंडा मार दिया, ईटा मार दिया, तो उनसे बचने के लिए उनको भी तो बचाव करना है, अपने आप को बचाना है। तो बचाने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने उनको क्या दे रखा होता है? डंक दे रखा होता है। और डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। और मधुमक्खी जब डंक मारती है तो अम्ल छोड़ देती है अपने डंक के साथ। आपके मान लीजिए हाथ पे या मुंह पे या कहीं पे उसने डंक मारा, तो एसिड छोड़ देगी। वो एसिड छोड़ते ही आपको बहुत तेजी से जलन होगी। और उस जलन से बचने के लिए आपके पास एक तरीका है। आप क्या करें? बेकिंग सोडा का तुरंत वहां पे क्या करें? लगा लें। उससे आप बच सकते हैं। ऐसे ऐसे ही जो है एक जो है नेटल नाम का पौधा होता है, उसमें कांटे होते हैं, उसमें भी एसिड होता है। उससे बचने के लिए आप क्या करें? उसको जब लग जाए तो उसी के पास में ही डाक नाम की पत्ती होती है, उसको रगड़ के लगा लिया जाए। जंगलों में ये पाए जाते हैं जिसमें कटीले होते हैं, उससे होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये व्यवहारिक है। आम्ल क्षार का व्यवहार में भी योजन है। अब आता है साधारण नमक। नमक क्या होता है? नमक जो होता है, अभी आपने देखा कि अम्ल और क्षार की क्रिया से उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण से क्या बनता है? नमक बनता है। और नमक का हम लोग रसायन, नमक का प्रयोग बहुत तरह से करते हैं। एक नमक तो आपको पता है कि NaCl होता है। एक नमक तो आपको पता है NaCl होता है, जो आपको घर में खाते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग इंडस्ट्री में क्या प्रयोग है? देखिए, जो नमक है, नमक से हम लोग साधारण नमक से रसायन बनाने का काम कर सकते हैं। जैसे नमक है, नमक का जलीय विलयन, नमक को जब ये जो क्लोर क्षार प्रक्रिया है, समझिए कि नमक के जलीय विलयन को, नमक में जब जल मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब क्लोर क्षार प्रक्रिया कराते हैं तो उस केस में क्या होता है? हमको नमक से हम लोग क्या बना लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसमें इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है? इसमें नमक से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का बनाने का काम करते हैं। क्लोरीन का बहुत जगह प्रयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। पीवीसी इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। जल के शोधन में क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसमें एनोड और कैथोड होता है। उसमें हम जो मिला के नमक मिलाते हैं, नमक मिला के क्या करते हैं? जल का विलयन बना के हम उसमें कुछ इलेक्ट्रिक अपघटन करते हैं, और इलेक्ट्रिक अपघटन से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ऐसे ही व्यंजक चूर्ण, यानी कि हमको व्यंजक चूर्ण बनाना हो तो भी हमको, अब जो हमने यहाँ पे देखा कि जो क्लोरीन गैस बनी है, अब इस क्लोरीन गैस को अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गैस को मिलाएंगे, क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे मिलाएंगे, तो क्या बनेगा? हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। व्यंजक चूर्ण मतलब इसको हम लोग वस्त्र के जो रंग, कपड़े का रंग उड़ाना होता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और जल शोधन में, जल को भी साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और कीटाणु को खत्म करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaO Cl2। ये ध्यान में रखना है, इसका सूत्र पूछ लेता है सीधे सीधे। ठीक, ये सब नमक से ही बनना है, क्योंकि नमक के जलीय विद्युत अपघटन से हमें क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिला। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग साबुन का निर्माण में जाएंगे। और क्लोरीन गैस का यहाँ प्रयोग किया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, क्लोरीन गैस को हमने इस पर किया, तो हमको व्यंजक चूर्ण प्राप्त हुआ। ऐसे ही अब हम देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यहाँ बनाए, इसको साबुन में प्रयोग करेंगे, और क्लोरीन गैस को हम लोग वहां प्रयोग कर रहे हैं। अब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जब हम गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा जो प्राप्त होता है, वो क्या होता है? NaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक, बेकिंग सोडा खाने में काम आता है। धावन सोडा हम लोग के कपड़े धुलने में काम आता है, अलग अलग इंडस्ट्री में। तो इसका सूत्र याद रखना है आपको। ये सूत्र ध्यान में रखिएगा कि ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र COCl2 हो गया। ठीक है। और बेकिंग सोडा का सूत्र NaSCO3 हो गया। और धावन सोडा का सूत्र Na2CO3.NH2 हो गया। ठीक, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? व्यंजक चूर्ण का प्रयोग होता है रंग के, जो कपड़े के रंग हटाने में, जल के शोधन में, कीटाणुनाशक में। और बेकिंग सोडा का जो प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा का प्रयोग अगर आप पेट में एसिडिटी वगैरह है तो उसके लिए। और आग बुझाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। धोने वाला सोडा जो होता है, उसमें कांच इंडस्ट्री में, साबुन उद्योग में, जल की कठोरता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक, जिप्सम को गर्म करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये कुछ साल्ट हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। अब आता है कि क्रिस्टलन में जल कितना होता है। ये क्रिस्टलन का जलन जल होता है। ये CuSO4 में 5H2O जल होता है। NO2CO3 में 10H2O जल 10 अणु होते हैं। CSO4.2H2 में 2 अणु होते हैं। तो ये डार्ट लग के जो लगता है, ये क्या है? जल के अणु, यानी वो जो भी क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल क्यों दिखाई देते हैं? क्रिस्टल चमकीले दिखाई पड़ते हैं ना। तो क्रिस्टल इसलिए चमकीले दिखाई पड़ते हैं, कोई चीज चमकीला इसलिए दिखाई पड़ता है, उसमें जल का कुछ अणु है। जैसे जैसे अपने पास चीनी होता है, चीनी भी चमकदार दिखाता है, क्रिस्टलन होता है ना। चीनी को आप खुले में रख देंगे, चीनी भी सीज जाती है। आप फिटकरी को रख दीजिए, फिटकरी पे पानी आ जाता है। तो जल के अणु उसके अंदर होते हैं, उस अणु की संख्या को ये दर्शाता है। ठीक। अब देखिए, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट और है, शार्ट में समझ लेते हैं कि परबल अम्ल और परबल क्षारक जो हमें देता है, वो क्या देता है हमें? उदासीन लवण देता है। उसका एग्जाम्पल NaCl है। ठीक। परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक हमें जो है अम्लीय लवण देता है, NH4Cl है। परबल क्षारक और दुर्बल अम्ल अगर मिला हुआ है तो हमें क्षारकीय लवण देता है, जो CH3CONa है। और इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। सारांश में पूरे पाठ को हम अगर बात कहें, तो पूरे पाठ को सारांश में कहें तो क्या है? अम्ल में H+ आयन होते हैं, क्षार में OH माइनस आयन होते हैं। पीएच स्केल पे 0 से 14 तक के लेवल होते हैं। 0 जो होता है परबल अम्ल को दिखाता है, 14 परबल क्षार को दिखाता है। जैसे जैसे 7 की तरफ जाएंगे अम्लता कम होती जाएगी, 7 से 14 की तरफ जाएंगे क्षारता बढ़ती जाएगी। और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व हम लोगों ने समझा। ये पूरा जो पाठ आपको हमने एक रिवीजन कराया है, समझाया है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ इसमें और डिटेल्स में आप चाहते हैं, आपको लगता है कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अपने दोस्तों में साझा करें। और यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं, जो ट्यूशंस नहीं कर पाते हैं, घर में उपलब्ध है ये सिस्टम पढ़ने का, तो ऑनलाइन ये पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर का मैं बहुत ही सूक्ष्म और आसान तरीके से आप लोग को ऐसे ही डिटेल में समझाता रहूंगा, आसान भाषा में, ज़्यादा इसमें बातचीत नहीं। इससे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझना है। आपके लिए ये PDF में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।